हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास का हमारे ये चौथा दिन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी की हमारी चौथी क्लास है, ये डे 4 है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने ये जाना कि कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब से कब तक रहा? 1773 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था भारत के ऊपर, जब तक कि सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह होने के बाद 1858 में जो शासन था वो किसके हाथ चला गया था? वो ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में शासन चला गया था। तो आज क्या हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ताज का शासन। जो ब्रिटेन का जो क्राउन था, जो ताज था, उसके शासन के बारे में पढ़ेंगे। वो कब से कब तक था? वो था 1858 से 1947 तक। जब तक हमारे देश को आज़ादी मिली है तब तक किसका राज रहा था? ब्रिटेन के शासक का शासन रहा था, जो ताज जिसको हम बोलते हैं, क्राउन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें भी कौन से अधिनियम थे, कौन से एक्ट्स थे, उन एक्ट्स के बारे में अब हम जानेंगे। तो चलिए अब अपनी क्लास अपनी शुरू करते हैं। पहला अधिनियम कौन सा आता है इसमें? इसमें पहला अधिनियम आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ये जो 1858 में एक अधिनियम बनाया गया था, उसको क्या नाम दिया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम के अंदर क्या था और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, अब हम उसके बारे में जानते हैं। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि 1857 में एक विद्रोह हुआ था जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो क्रांति हुई थी, जब उसके बाद क्या हुआ था कि जो क्राउन था उसने सारा जो शासन था वो अपने हाथ में ले लिया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई भी थी और बहुत सारे क्रांतिकारी थे, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इसको कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत का, जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही के हस्तांतरित कर दी। अब इसका क्या मतलब होता है कि ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ कि डायरेक्ट रूल कौन करेगा इंडिया के ऊपर? डायरेक्ट जो ब्रिटेन का जो महारानी है, अब जो इंडिया के ऊपर रूल होगा वो ब्रिटेन की महारानी का रूल होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कोई रोल नहीं हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म कर दी गई थी। गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। तो मतलब क्या है, ब्रिटिश के जो राजा थे उनके हाथ में सारी शक्तियां सौंप दी गई, सारी शक्तियां अब उनको चली गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ नहीं रहा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। अब ये जो अधिनियम आया था 1858 का, 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो आया था, अब इस अधिनियम की विशेषता क्या क्या थी? इस अधिनियम की पहली विशेषता थी, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो शासन था भारत का वो किसके अधीन चला गया? अब महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया जो शासन था। अब इंडिया के ऊपर कौन रूल कर रही थी? महारानी विक्टोरिया अब इंडिया के ऊपर राज कर रही थी। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। पहले तो क्या था, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटा के भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब क्या हुआ, जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था, जो गवर्नर जनरल का पद था ना, उसको बदलकर उसको क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया गया। अब जब हम आगे बढ़ते रहेंगे ना,
तो आगे क्या होगा, जो भारत का वायसराय है वो ही आगे चलकर क्या होंगे, जो प्रेसिडेंट का पद है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वो आप जब संविधान का निर्माण होगा वो सब चीज़ें जो उसमें होंगे वो उसमें पढ़ेंगे। तो अब क्या कर दिया, जो गवर्नर जनरल का पद था उसको हटाकर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। मतलब कि जो ब्रिटिश ताज था, ब्रिटिश क्राउन जो था, उसके बिहाफ पे अब कौन कंट्रोल कर रहा है इंडिया को, जो भारत का वायसराय है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब भारत के पहले वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, कनिंग थे। कौन थे, कनिंग। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। अब तक क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रण बोर्ड था और निर्देशक कोर्ट था। अब उसको समाप्त करके जो द्वैध शासन की प्रणाली थी वो समाप्त कर दी। मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि द्वैध शासन क्या था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और उसके ऊपर किसका शासन था, क्राउन का शासन था। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म ही हो गई, तो द्वैध शासन खत्म हो गया, सीधे सीधे अब किसका शासन हो गया, अब क्राउन का शासन हो गया। जो नियंत्रण बोर्ड था और निर्देशक कोर्ट था उनको समाप्त कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, 1858 के जो भारत सरकार अधिनियम था। अब इसकी तीसरी विशेषता क्या है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत एक नया पद लाया गया जिसको क्या नाम दिया, भारत के राज्य सचिव का नाम दिया गया उसको, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। जो भारत के जो राज्य सचिव था उसमें क्या था, जो भारत का प्रशासन था ना, उस पर उसका संपूर्ण नियंत्रण था। जो भारत का राज्य सचिव हुआ, जो नियुक्त किया गया इस अधिनियम के तहत, तो उसमें क्या है, उसके सारा जो नियंत्रण था, सारा कंट्रोल था इंडिया का उसके हैंड में था, जो सारी शक्तियां थी उसके पास थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जो ब्रिटिश की जो कैबिनेट थी, जो मंत्रिमंडल था, तो उसका ही कोई एक सदस्य भारत का राज्य सचिव बन के आया था, नियुक्त किया गया था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो जब ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री है तो ब्रिटिश संसद के लिए ही तो उत्तरदायित्व होगा, उन्हीं के लिए तो काम करेगा, तो उन्होंने उसको भेजा था। अब इस अधिनियम की चौथी विशेषता क्या है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। मतलब एक 15 सदस्य कमेटी या परिषद कह लो, कमेटी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, उसका गठन किया गया और उसको किसके अंडर आती थी, वो भारत सचिव के अंडर आती थी। मतलब उसका अध्यक्ष कौन था, भारत सचिव जो था, ब्रिटेन की कैबिनेट का जो मंत्री था वो उसका अध्यक्ष था और उसके अंडर 15 लोग थे, जिसको हम 15 सदस्य परिषद भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो ये 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसकी पांचवी विशेषता क्या है, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। जो भारत सचिव की परिषद थी जिसका गठन किया गया था, जो क्या थी, एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। मतलब वो भारत के कोर्ट में भी मुकदमा दायर कर सकती है अपना, जो उसके सदस्य हैं, वो जो सचिव की परिषद है, और इंग्लैंड के कोर्ट में भी मुकदमा दायर कर सकती है। उसको ये क्या थी, उसको अधिकार मिल गया था, ये इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। अब ये जो परिषद थी इसके ऊपर भी क्या किया जा सकता, मुकदमा किया जा सकता था। जो परिषद थी वो इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी मुकदमा कर सकती थी और इस परिषद के ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था। इसकी क्या थी, ये पांचवी विशेषता थी। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या है।
आगे इसमें बता रखा है कि 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। जो ऐसा बोला जाता है, जो 1858 का जो अधिनियम आया था उसमें क्या था, कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। मतलब कि जो प्रशासन हो रहा था ना, उस मशीनरी में सुधार लाना था। इस कानून, इस 1858 का जो ये अधिनियम था, इसका उद्देश्य ये था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिरक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। सीधी सी बात है, जो भारत की सरकार है उसमें, उसके माध्यम से क्या है, इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिरक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इस कानून के तहत ही जो भारत की सरकार है, वो भारत की जो सरकार है उसके ऊपर इंग्लैंड का नियंत्रण हो सकता था। वो नियंत्रण करना चाह रही थी ना, तो अच्छी तरीके से इस अधिनियम के तहत वो नियंत्रण कर सकती थी। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। जो भारत में जो शासन प्रणाली चल रही थी ना, उसमें इसने कोई परिवर्तन नहीं किया इस कानून ने। ठीक है, अब अगला क्या आता है हमारा, अगला आता है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या आता है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। पहले हमने कौन सा अधिनियम पढ़ा था, 1858 का। उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या था, अब उसके बारे में जानते हैं हम। इस अधिनियम में था, 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग होना आवश्यक है। अब जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने देख लिया कि अगर भारतीयों पर राज करना है ना, तो इन लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, इन लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे भारतीय लोगों का सहयोग पाने के लिए उन्होंने ये अधिनियम पारित किया। कौन सा अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद में 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। कितने अधिनियम पारित किए, 3 नए अधिनियम पारित किए। एक तो 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। किस लिए, कि जिससे भारतीयों का सहयोग मिल सके, उस फायदे के लिए ब्रिटिशर्स ने ये 3 अधिनियम पारित किए। आगे पढ़ते हैं। 1861 क्या भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। जो ये 1861 का जो परिषद अधिनियम था, तो ये क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। किस वजह से, संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में इसकी विशेषता क्या क्या थी, किस वजह से ये महत्वपूर्ण था, अब उन विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अब क्या हुआ, ये जो अधिनियम पारित हुआ था 1861 का, इसमें क्या हुआ, इसमें ये कहा गया कि अब जब भी कोई भी कानून बनाया जाएगा भारतीय लोगों के लिए, तो उसमें भारतीय लोग भी शामिल होंगे, उन लोगों को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। जो वायसराय है, जो भारत का गवर्नर जनरल था, जिसको वायसराय के पद में बदल दिया गया था, तो वो क्या कर सकता है, वो उसकी जो विस्तारित परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में नॉमिनेट कर सकता है इंडियंस को। ठीक है, 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। जो विधान परिषद थी, उसमें जो सरकारी लोग थे, उनके अलावा जो वायसराय था,
वो क्या कर सकता था, भारतीय लोगों को भी मनोनीत कर सकता था। तो उसने 3 लोगों को मनोनीत किया। जो कैनिंग था, जो भारत का वायसराय था, उसने 3 लोगों को, किन किन लोगों को किया? एक तो बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराज थे। पटियाला कहाँ है? पंजाब में। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और एक थे सर दिनकर राव, उसने क्या किया, जो विधान परिषद थी, जो काउंसिल थी, उसमें क्या किया, उनको मनोनीत किया। अब इसकी दूसरी विशेषता क्या थी? 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसकी दूसरी विशेषता यह थी, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुणे देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। ये पुनः है, ये बाय मिस्टेक पुणे लिख गया है, सॉरी, ये पुनः है, आई एम रियली सॉरी। तो इसमें क्या है कि जो पहले क्या हुआ था, पहले जो 1773 का अधिनियम आया था, उसके बाद जो अधिनियम आए थे, उनमें क्या हुआ था, जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियां थी, उनकी शक्तियां छीन ली गई थी। लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, इन शक्तियों को, जो विधायी शक्तियां थी और विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया की शुरुआत की थी इन्होंने, किस उससे की थी, जो इसकी विधायी शक्तियां थी वो पुनः मद्रास और बम्बई को की जो प्रेसिडेंसी थी उनको वापस लौटा दी। ठीक है। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। जो मैंने आपको बताया, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसमें क्या था कि धीरे धीरे इन लोगों से शक्तियां छीनी जा रही थी। लेकिन जो 1861 का ये भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें बिल्कुल चीज़ें उल्टी हो गई। जो 1833 का चार्टर एक्ट था, तो उसमें पूरी तरीके से इनसे शक्तियां छीन ली गई थी, जो प्रेसिडेंसियां थी मद्रास की और बम्बई की। लेकिन अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, उनकी जो शक्तियां थी उन्हें पुनः लौटा दी गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इस विधि विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। मतलब क्या हुआ, इस विधि, ये जो कानून आया था, इसके तहत क्या हुआ, 1937 तक, अब ये स्वायत्तता क्या होता है, आंतरिक स्वायत्तता क्या होता है, 1937 तक जो प्रांत थे, स्टेट जो थे, प्रांत को हम स्टेट कह सकते हैं, तो उनके जो लोग थे ना, वो अपने डिसीजंस, जो उनके फैसले थे, उनको स्वयं लेने का अधिकार हो गया था। पहले उनको अधिकार नहीं था। पहले तो जो ब्रिटिशर्स के कानूनों के तहत जो भी फैसले लिए जाएंगे वो थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब उनको अधिकार दे दिया कि जो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र आता है, जो भारतीय राजा थे, जो जो जिस राजा के अंदर जो जो प्रेसिडेंसी आती थी, कि वो क्या कर सकते हैं, उसमें अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता थी। अब इस अधिनियम की तीसरी विशेषता क्या थी? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। बंगाल में तो 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में, 1897 में क्या किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया। इन प्रांतों की खुद की विधान परिषद बनाई गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी चौथी विशेषता क्या है? इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। जो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इस नियम ने क्या किया, जो वायसराय था, भारत का वायसराय, उसको क्या किया, परिषद में जो उसकी काउंसिल थी, कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान करी। मतलब कि जितने उसको पास नियम बना सकता था ना, वो उससे ज़्यादा है, और जो वो आदेश, जितने उसको आदेश देने का अधिकार था,
उससे पहले के मुकाबले उससे ज़्यादा आदेश बनाने की और नियम कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान कर दी इस अधिनियम ने। इसने कनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। अब ये पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है कि मंत्रिपरिषद, जो हमारा कैबिनेट होता है उसको। तो कैनिंग द्वारा, जो कैनिंग था भारत का वायसराय जो था, उसके द्वारा 1859 में 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें? इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था। अब इस अधिनियम के तहत और क्या आदेश था, मतलब क्या आया था कि कोई भी काउंसिल है, कोई भी परिषद है, तो एक सदस्य या अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था। जो काउंसिल का जो भी मेंबर था उसको सरकार का एक विभाग दिया जा सकता था या एक से ज़्यादा विभाग भी दिया जा सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा इसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। किसको अधिकार था? वायसराय को। विभाग की काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था वायसराय को। अगर वायसराय चाहे तो ऐसा कर सकता है। जो भी परिषद है उसको सरकारी पद अधिकारी जो है उसको सरकार का जो सरकारी पद है उसको एक से ज़्यादा पद के लिए नियुक्त कर सकता है। ये अधिकार किसको था? वायसराय को अधिकार था। अब 5वां पॉइंट देखते हैं इसमें, इसकी 5वीं विशेषता क्या है। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसा अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। मतलब कि क्या है, इमरजेंसी है, आपातकाल है और काउंसिल नहीं बिठाई जा सकती। जो काउंसिल के जो 15 सदस्य हैं, जो कमेटी है वो इकट्ठी नहीं की जा सकती, एकदम कोई इमरजेंसी आ गई है। तो इसमें वायसराय क्या कर सकता है? वायसराय कोई भी स्तुति के आदेश, मतलब कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई कुछ आदेश देने हैं तो उसको क्या कर सकता है? आदेश जारी कर सकता है। वो कब से कब तक, कितने दिन के लिए उसका टाइम पीरियड होता था? वो 6 महीने के लिए। जो भी उसने कोई नियम या कानून बना दिया इमरजेंसी में, तो वो कब तक के लिए? 6 माह की अवधि तक के लिए वो वैलिड होता था। किसके तहत? 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत। सो गाइज, ऐसा करते हैं, आज ये 2 ही अधिनियम रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। उसमें भी साइमन आयोग पढ़ेंगे और सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे ज़्यादा एक्ट्स जो लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसके बाद फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।